हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए आपको फ्रेंड्स देखिए तैयारी कहाँ से करनी है और किन चीज़ों को, किन सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ना है, ये फ्रेंड्स आपको जो है कि पता होना चाहिए। तो देखिए इस वीडियो में आपको फ्रेंड्स थंबनेल में आपने देखा होगा टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के पीआरटी के ज्योग्राफी के सभी प्रश्न जो है कि कहाँ से पूछे गए हैं, ये आप जो है कि प्रूफ के साथ में देखेंगे। इससे फ्रेंड्स आपको जो है कि दो फायदे होंगे। आपको जो है कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न मिल जाएंगे और ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ से आपको टीआरई 4.0 के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम टीआरई 1 से स्टार्ट करेंगे। देखिए टीआरई 1 जो है कि 2 शिफ्ट में हुआ था। आपने जो है कि दिया होगा तो देखा होगा। देखिए बॉयज़ का जो है कि लड़कों का अलग शिफ्ट था और लड़कियों का जो है कि अलग शिफ्ट था। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्क्रीन पे आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, जिसको मैं जो है कि कल भी इसको करवाया था, क्योंकि इसको फ्रेंड्स इस टाइम हम लोग क्लास 7th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये 51 नंबर का जो प्रश्न है, ये फ्रेंड्स आपके टीआरई 1 पीआरटी बॉयज वाले शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए प्रश्न है क्या, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये फ्रेंड्स फाइनल आंसर की के साथ में इसका राइट आंसर क्या है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स देखिए उपर्युक्त में से एक से अधिक। और देखिए यहाँ पे ये प्रश्न पूछा कहाँ से गया है, तो ये देखिए क्लास 7th की एनसीईआरटी, क्लास 7th की एनसीईआरटी जिसको हम लोग इस टाइम पढ़ रहे हैं, उसमें फ्रेंड्स जब आप जाएंगे चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 क्या है, हमारी बदलती पृथ्वी। उसमें जब फ्रेंड्स आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से देखिए पी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया गया है, पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। और इसमें आपका राइट आंसर क्या है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है, ये सही है। और धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा क्लास 7th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 3 आप जाएंगे, हमारी बदलती पृथ्वी, तो उसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगी। जैसे एक ऑप्शन यहाँ से क्लियर होगा और दूसरा ऑप्शन देखिए, देखिए ये देखिए उद्गम केंद्र के ऊपर क्या होता है, अधिकेंद्र होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न आपका क्लियर हो जाता है। और देखिए उसी चैप्टर में थोड़ा सा अगर आप जाएंगे तो देखिए यहाँ से हमारा पर्यावरण नाम है फ्रेंड्स क्लास 7th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा, स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। तो देखिए फ्रेंड्स एक प्रश्न आपका यहाँ से मिल गया। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से और दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए ये भी आपके क्लास 7th की एनसीईआरटी में से ही पूछा गया है। देखिए 55 नंबर का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम क्या है। तो फाइनल आंसर की के साथ में आयोग द्वारा इसका राइट आंसर क्या माना गया है, उपर्युक्त यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए माना गया है। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स ये भी प्रश्न आपके क्लास 7th की एनसीईआरटी और चैप्टर नंबर कौन है, चैप्टर नंबर 4 है। और चैप्टर नंबर 4 का क्या नाम है, वायु। ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर देखिएगा ये जो है कि परतों का क्रम दिया गया है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और वाम मंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, ताप मंडल भी बोलते हैं। और देखिए बहिर्मंडल। तो एक प्रश्न आपका फ्रेंड्स यहाँ से पूछा गया था। ठीक है, कहाँ पूछा गया था, तो ये फ्रेंड्स टीआरई 1 में बॉयज़ वाले शिफ्ट में ही पूछा गया था 1 to 5 पीआरटी में। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं।
यहाँ से और भी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। यहाँ से देखिए, अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? तो देखिए, TRE 1 में ही लड़कों का अलग शिफ्ट और लड़कियों का अलग शिफ्ट। तो दो प्रश्न आपने देखा था लड़कों के शिफ्ट का, और ये प्रश्न देखिए आपका जो है कि है लड़कियों वाले शिफ्ट में। देखिए मैं अभी यहाँ पर देखिए TRE 1 PRT में गर्ल्स वाले शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ से देखिए, ये प्रश्न आपके क्लास 7th की NCERT जियोग्राफी में पूछा गया, जियोग्राफी से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका फाइनल आंसर की के साथ में राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मलोका, ठीक है। मलोका है क्या फ्रेंड्स? आगे अभी हम लोग देखेंगे। तो इसको देखिए फ्रेंड्स, क्लास 7th की NCERT, क्लास 7th की NCERT चैप्टर नंबर जब आप 6 खोलेंगे, मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्ण कटिबंधी एवं उपोष्ण प्रदेश, तो उसमें ये प्रश्न आपका मिल जाएगा। देखिए यहाँ से देखिए, मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं जबकि कुछ लोग मलोका। देखिए साफ साफ यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर इसको अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो देखिए साफ साफ देखिए फ्रेंड्स, मलोका, यहाँ पर देखिए मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। तो यहीं से फ्रेंड्स ये प्रश्न आपका पूछा गया था। और चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्ण कटिबंधी एवं उपोष्ण प्रदेश। ये क्लास 7th की NCERT से ही पूछा गया था। और यहाँ पे देखिए क्लास 7th की NCERT ज्योग्राफी का नाम क्या है? हमारा पर्यावरण, ठीक है। तो एक प्रश्न यहाँ से, और यहाँ से एक आपको ऑप्शन में और भी दिखा होगा, मैनीओक। तो देखिए ये अमेजन बेसिन वाले जो क्षेत्र होते हैं इनका मुख्य आहार क्या होता है? मैनीओक होता है, ठीक है। मैनीओक होता है जिसे कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होती है। तो यहाँ से देखिए बिल्कुल ऑप्शन से, ठीक है। तो यहाँ पे अमेजन बेसिन का देखिए मुख्य यहाँ पे मैनीओक, ये क्या है? मुख्य भोजन है, ठीक है। ये तो भोजन है, और ये क्या है? मलोका एक घर है, ठीक है। तो यही आपका जो है कि यहीं से पूछा गया था, जिसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न आपको क्लास 7th की NCERT जियोग्राफी चैप्टर नंबर 6 में मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए गर्ल्स वाले शिफ्ट में एक और प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो ये भी देखिए TRE 1 1 to 5 गर्ल्स वाले शिफ्ट में, तो मध्यमंडल का जो है कि तापमान सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी आपका जो है कि ये तो देखिए ये भी आपका जो है कि किस में पूछा गया है? तो ये भी आपका जो है कि क्लास जो है कि 7th की NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 से ही ये जानकारी यहाँ पे ली गई है। और देखिए सबसे कम यहाँ पे तापमान सबसे कम होता है, ठीक है। आप जो है कि गूगल करके भी यहाँ पे देख लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये 120 और 121 नंबर का प्रश्न दोनों लगातार कहाँ पर पूछा गया था? तो TRE 2.0 1 to 5 PRT में ये प्रश्न पूछा गया था। चांप झील कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका फाइनल आंसर के साथ राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, नदी घाटियों में। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। तो अभी कल वाली प्रैक्टिस सेट में ही हम लोग ये पढ़े थे कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। और ये चांप झील कहाँ पर पाई जाती है? तो नदी घाटियों में पाई जाती है। ये दोनों प्रश्न आपके 7th की NCERT जियोग्राफी में मिल जाएगा। 120 वाला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, ये चांप झील वाला, ये आपको चैप्टर नंबर 5 में मिलेगा जिसका नाम है जल, ठीक है। और ये 121 नंबर वाला प्रश्न कहाँ पर मिल जाएगा आपको? तो ये मिल जाएगा फ्रेंड्स आपको किस में मिलेगा? तो ये मिल जाएगा आपको विश्व जल दिवस। तो ये भी आपको चैप्टर नंबर 5 में ही मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को सबसे पहले प्रूफ के साथ में हम लोग देखेंगे। तो ये देखिए हमारी बदलती पृथ्वी, चैप्टर नंबर 3 क्या है? हमारी बदलती पृथ्वी। यहाँ पर देखिए चांप झील, और चांप झील ये जो है कि कहाँ पर पाई जाती है? तो ये नदी घाटी के क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पे इसका राइट आंसर है, ठीक है। और थोड़ा सा फ्रेंड्स अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए चैप्टर नंबर 5 ही है आपका, जल है।
और इसमें देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे दिया गया है। क्या आप जानते हैं, जिसको चैप्टर को हम लोग कल ही कंप्लीट किए थे, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको ये अंदाज़ा धीरे धीरे लग रहा होगा कि कहाँ से फ्रेंड्स हमें पढ़ना है। ये देखिए 119 नंबर का प्रश्न है और जो कि TRE 2.0 PRT 1 to 5 में पूछा गया था। सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। तो ये भी आपका क्लास 7th की NCERT के चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया था। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है फ्रेंड्स? तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है औषधि सेल। औषधि सेल जिसमें जो है कि जीवाश्म पाए जाते हैं। अभी इसको जो है कि प्रूफ के साथ में यहाँ पे देखने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ से देखिए आगे हम लोग यहाँ से देखेंगे। देखिए ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार के सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं वे जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो ये अवसादी आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इससे आपको जो है कि आंकड़ा क्या लग रहा होगा। यहाँ पे एक और प्रश्न आप जो है कि देख लीजिए 31 नंबर का, ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? TRE 3.0 री एग्जाम और PRT में पूछा गया था। देखिए फ्रेंड्स अभी आपने जो है कि 2, 2, 4 और 4, 3, 7 अभी 7 प्रश्न आपने जो है कि देखा, जो कि केवल क्लास 7th की NCERT जियोग्राफी से पूछा गया था। ठीक है, तो इसका जो है कि ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक क्या है? धुआंरे है, गैस है, राख है। और ये भी आपके जो है कि दिया गया है किसमें? तो ये भी आपके जो है कि दिया गया है हमारी पृथ्वी के अंदर चैप्टर नंबर 2 से। देखिए यहाँ से गैस, राख, धुआंरे अंतिम प्रतीक है ज्वालामुखी का। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न आपका पूछ लिया गया था। अब फ्रेंड्स देखिए अब मैं आपको अंदाज़ा लग गया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स अभी मैं ऊपर जो 7 प्रश्नों को बताया था, 8 प्रश्नों को, ये आपके क्लास 7th की NCERT जियोग्राफी से पूछे गए हैं। और अभी देखिए क्लास 7th की NCERT जियोग्राफी के हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं। हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई गई। देखिए चैप्टर इसमें 1 है, 2 है और यहाँ पे देखिए पार्ट 2 है। चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे हैं और इसमें भी हम लोग प्रूफ के साथ में देखते हुए चलते हैं और सभी MCQs बिल्कुल बुक से ही हाईलाइट करके हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए अब आपको यहाँ पे मैं बता दूँ TRE 4.0 के लिए पढ़ना क्या है। तो क्लास 7th की NCERT जियोग्राफी, क्लास 8 की, क्लास 9 की और क्लास 10th की, जिसमें फ्रेंड्स 7 हम लोग का अभी 2 चैप्टर बचा हुआ है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 9th और 10th हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फिर उसके बाद बचेगा हमारा क्लास 8th का। इसको भी मैं फ्रेंड्स बहुत ही जल्द आपके जो है कि कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, ये देखिए आपका क्लास 9th का चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाई गई है। हम लोग क्लास कर चुके हैं 6 महीना पहले ही। ठीक है, और ये देखिए 4 महीना पहले क्लास जो है कि 10th की NCERT जियोग्राफी की हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर वाइज फ्रेंड्स। ठीक है, बिल्कुल बुक से ही। तो फ्रेंड्स अब आइए अब हम लोग आगे सभी प्रश्नों को देखते हैं, जितने प्रश्न आपके TRE 1, 2, 3 में बचे हैं। ठीक है, ये जो है कि 54 नंबर का प्रश्न जो है कि आपके TRE 1 में पूछा गया था। अगर आप PRT यानी कि 1 to 5 के स्टूडेंट हैं और आपने TRE 1 दिया था तो आपको ये जो है कि पता होगा कि ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के सभी PRT के क्वेश्चंस पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप जो है कि ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो फ्रेंड्स इसका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है कि फ्रेंड्स राइट आंसर है वेनेजुएला। वेनेजुएला फ्रेंड्स ये वो देश है जो अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। और यहाँ से ये प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपका कहाँ से पूछा गया था? तो ये प्रश्न फ्रेंड्स आपका जो है कि पूछा गया था जब आप क्लास 7th की NCERT जियोग्राफी में चैप्टर नंबर 6 जाएंगे। तो उस जो है कि चैप्टर 6 का नाम क्या है? तो मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्ण कटिबंधी एवं उपोष्ण प्रदेश। तो ये आपका चैप्टर है और यहीं से जो है कि ये प्रश्न आपका
पूछा गया था। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ से देखिए, अमेजन बेसिन में जीवन। तो देखिएगा यहाँ से मैं पीले कलर से हाईलाइट भी कर रखा हूँ। देखिए अमेजन नदी, देखिए मैं थोड़ा सा अगर इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो देखिए अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के कुछ भागों, पेरू के कुछ भागों और देखिए बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एवं वेनेजुएला, तो एक ही यही ऑप्शंस में था इन सभी देशों में, तो वेनेजुएला जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सारी अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं सारे प्रश्नों को, तो ये फ्रेंड्स आप श्योर हो जाएंगे। और मैं वीडियो के लास्ट में जो है कि आपको ज्योग्राफी कहाँ कहाँ से पढ़ना है वो भी आपको बताऊंगा। तो ये आपका जो है कि प्रश्न था, अमेजन बेसिन में जीवन, जो कि वेनेजुएला था आपका आंसर था। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। और फ्रेंड्स अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा यहाँ से इसको जो है कि करवा चुका हूँ, लेकिन सभी प्रश्नों को एक साथ करवा रहा हूँ, इसलिए फ्रेंड्स ये आपको जो है कि दिखाना पड़ रहा है। ये देखिए 49 नंबर का प्रश्न आपके जो है कि टीआरई 1 के पीआरटी में ज्योग्राफी में ही प्रश्न पूछा गया था। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? तो ये फ्रेंड्स जो है कि किस पेड़ की पूजा करते थे? तो कदम्ब और जो है कि महुआ की पूजा करते थे। ठीक है, तो यहाँ से महुआ आपके ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न देखिए कहाँ से पूछा गया था? तो ये प्रश्न जब आप क्लास 10th की एनसीईआरटी जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 2 में जाएंगे, जिस चैप्टर का नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन, तो उसी में से ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। और मैं इसको जो है कि प्रूफ के साथ में भी यहाँ पे दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए यहाँ से छोटा नागपुर क्षेत्र, मुंडा एवं संथाल जनजातियाँ, महुआ और यहाँ से कदम्ब, तो बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं से जो है कि प्रश्न ये उठाया गया था। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ से 50 नंबर का प्रश्न ये भी आपके टीआरई 1 पीआरटी में ज्योग्राफी के सेक्शन में पूछा गया था। देखिए निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो ये जायद के मौसम में जो है कि की जाती है किसकी खेती? खरबूज की, खीरा की और तरबूज की। तो इसीलिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जब आप जाएंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 में, जिस चैप्टर का नाम है कृषि, उसी में से ये जो है कि प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया था। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, बिल्कुल मैं यहाँ पे टीआरई 1 और पीआरटी पीवाईक्यूज भी लिख दिया हूँ। देखिए रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। और जायद ऋतु में मुख्य देखिए तरबूज, खरबूज और खीरे, बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं से जो है कि प्रश्न आपका उठाया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से ये भी प्रश्न आपके टीआरई 1 पीआरटी में ज्योग्राफी में पूछा गया था 55 नंबर का। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परत का सही क्रम है? तो इसका जो है कि फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो है कि राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर ये देख लीजिए। और फ्रेंड्स ये कहाँ से पूछा गया था? तो ये जब आप क्लास 7th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4, और उस चैप्टर नंबर 4 का क्या नाम है? तो वायु नाम है। और इसी जो है कि चैप्टर से ये प्रश्न आपका पूछा गया था। यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे। बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ से देखिएगा, ये क्रम जो है कि आपका यहाँ पे दिया गया। देखिए वायुमंडल की संरचना, ठीक है, और देखिए जो कि पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही लाइन। और यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और वायुमंडल एवं बहिर्मंडल, बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं से ये प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया था। और देखिए सभी मंडल के बारे में यहाँ पर विस्तृत जानकारी भी आपके दिया गया है, और यहीं से ये जो है कि प्रश्न पूछा गया था। और जो है कि फ्रेंड्स क्लास 7th की जो एनसीईआरटी है वो हमारा पर्यावरण के नाम से है, और यही देखिए यहाँ पे हमारा पर्यावरण, तो ये आपने देख लिया। अब देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? यानी कि महासागरीय परपटी के
मुख्य खनिज घटक क्या हैं? तो इसका फ्रेंड्स 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 58 का फ्रेंड्स राइट आंसर है सिलिका और मैग्नीशियम। इसका जो है कि राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ये भी आपके TRE 1 PRT में पूछा गया प्रश्न है। टोटल आप यहाँ पे TRE 1 के ज्योग्राफी के सभी प्रश्न देख रहे हैं। और यहाँ से देखिए, जब आप फ्रेंड्स जाएंगे, किस नंबर का ये प्रश्न प्रश्न था, एक बार देख लेते हैं, 58 नंबर का। तो जब आप फ्रेंड्स क्लास 7th की NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 में जाएंगे, उस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 2 का हमारी पृथ्वी के अंदर। ठीक है, हमारी पृथ्वी के अंदर। यहाँ से देखिएगा, हमारी पृथ्वी के अंदर चैप्टर नंबर 2, और पहले ही जो है कि पेज से ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया था। यहाँ पे देखिए, मैं जो है कि हाइलाइटर से हाईलाइट भी कर रखा हूँ। देखिए, महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। एक लाइन में बिल्कुल यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, तो यहीं से फ्रेंड्स ये प्रश्न आपका पूछा गया था। ये कहाँ से पूछा गया था? तो क्लास 7th की NCERT ज्योग्राफी की चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न था। अब फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं यहाँ से स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म क्या है? तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से ये 56 नंबर का प्रश्न है, और 56 नंबर का प्रश्न का आंसर आपको क्लास 8th की ज्योग्राफी के जो है कि चैप्टर नंबर 3 में भी मिल जाएगा। उस चैप्टर का नाम है कृषि। और क्लास 10th की NCERT में भी मिल जाएगा। उस भी चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 4 है क्लास 10th में, उसका भी नाम है कृषि, और उसमें ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो 56 का जो है कि राइट आंसर क्या है? लद्दाख, मलेशिया। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, यहाँ से ये आपकी क्लास 10th की NCERT है, जिसमें जो है कि यहाँ से देखिएगा लद्दाख कृषि के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे मैं दिखाने का जो है कि प्रयास करूँगा, और यहाँ से और भी मैं क्लास 8th में जाऊँगा। क्लास 8th के चैप्टर नंबर 3 में जाऊँगा। तो यहाँ से मैं पेज थोड़ा पीछे कर दिया हूँ। यहाँ से देखिएगा, हाँ, यहाँ से देखिए, ये देखिए, यहाँ से फ्रेंड्स अगर आप जूम करेंगे तो देखिएगा लद्दाख मलेशिया। यहाँ पे देखिएगा लद्दाख मलेशिया, रोका ब्राज़ील, मिल्पा मेक्सिको मध्य अमेरिका, झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत। ये देखिए सभी आंसर आपके यहाँ से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग कहाँ पे पहुँचे थे? तो अब हम लोग पहुँचे थे फ्रेंड्स यहाँ से देखिए, ये 60 नंबर का भी प्रश्न आपके ज्योग्राफी में पूछा गया था। देखिए, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म क्या है? तो 60 का जो है कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 से अधिक। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, लुनेज क्षेत्र गुजरात, ये भी सही है। और केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी, ये भी यहाँ पे, इसका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो है कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और ये कहाँ से पूछा गया है? जब आप जाएंगे फ्रेंड्स क्लास जो है कि 10th की NCERT में, उसमें भी ये प्रश्न दिया है, और क्लास 8th में भी ये जो है कि प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ से देखिएगा केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा असम में जो है कि क्या है? तो असम में जो है कि यहाँ पे असम में डिगबोई और सुरमा घाटी। तो ये आप जो है कि सोर्स आपने देख लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए कौन सा देश अमेजन बेसिन का एक हिस्सा है? तो वेनेजुएला। ये मैं पहले ही आपको बता दिया था। देखिए, अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, और बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला। तो यहीं से जो है कि आपका ये आंसर निकल के आया था। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे ये भी प्रश्न में जो है कि दिखा दिया हूँ। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ पे इन दोनों का भी मैं सोर्स आपको दिखा दिया हूँ। देखिए, यहाँ से भूकंप के बारे में दिया गया है। और ये देखिए, ये आपका जो है कि ये कौन से नंबर का जो है कि प्रश्न था? 51 नंबर का। 51 नंबर का जो है कि राइट आंसर क्या है? 51 नंबर का जो है कि राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, और जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीके में से एक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर है।
और ये प्रश्न जो है कि आपका कहाँ से पूछा गया था, तो 7th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3। और 7th की एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी है वो किस नाम से आती है, तो वो आती है फ्रेंड्स आपके जो है कि ये है आपका हमारी बदलती दुनिया। चैप्टर नंबर 3 का नाम है हमारी बदलती हुई दुनिया। ठीक है, तो यहाँ से ये भी आपने देख लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं। देखिए ये आपका जो है कि 52 नंबर का प्रश्न था और ये प्रश्न का जो है कि आंसर हमें 6 से लेकर 10 तक किसी भी एनसीईआरटी में एग्जैक्ट नहीं मिला। ठीक है, घुमा फिरा के मिला था लेकिन एग्जैक्ट नहीं मिला था। देखिए फ्रेंड्स, सभी प्रश्न आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप जो है कि कॉमन सेंस भी लगा के इन प्रश्नों का आंसर आप जो है कि पढ़े रहेंगे तो लगा सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है, तो 52 का जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर था। अब देखिए आगे, देखिए 8 प्रश्न जो है कि आपने देखा था बिल्कुल प्रूफ के साथ में और 4 प्रश्न जो है कि आपके प्रूफ के साथ में बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं मिले हैं। यानी कि फ्रेंड्स, इससे क्या हो अंदाज़ा लग रहा है आपको, तो जियोग्राफी के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना है, किसी बुक का सहारा नहीं लेना है। क्लास जो है कि 6 से 10 तक एनसीईआरटी ज्योग्राफी की आप पढ़ जाइए। बिल्कुल छोटे छोटे चैप्टर हैं, पतली पतली बुक्स हैं, आराम से जो है कि आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जिसमें हम लोग क्लास 9th की ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं, क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की कंप्लीट कर चुके हैं। ये दोनों क्लास को आप जो है कि देख लीजिएगा। और देखिए, मैं 6, 7, 8 सभी क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की कंप्लीट करवाऊंगा। देखिए, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, ये बेसिक आपको जो है कि किसी भी कॉमन बुक में मिल जाएगी, लुसेंट में मिल जाएगी और महेश कुमार बड़वाल सर के वन लाइनर में भी मिल जाएगी। तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह। देखिए, और इनका क्रम क्या होता है, तो सबसे छोटा ग्रह बुध होता है, बुध के बाद क्या होता है, मंगल होता है, मंगल के बाद क्या होता है, शुक्र होता है, और शुक्र के बाद होता है पृथ्वी, और फिर उसके बाद बाकी ग्रह आते हैं। तो शुक्र और पृथ्वी दोनों जो है कि आस ही पास के दोनों ग्रह हैं और इनका जो है कि द्रव्यमान, आकार सबका लगभग सेम होता है, इसलिए जो है कि इनका जो है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है कौन, शुक्र ग्रह। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा एक और प्रश्न यहाँ से 57 नंबर का, ये भी प्रश्न हमें एग्जैक्ट नहीं मिला था, लेकिन फ्रेंड्स आपको जब पता रहता है, ये आपको जो है कि पता होगा, जो TRE 3 में पूछा गया था कि ग्रीनविच का समय जो है कि कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है, यानी कि 5.5 घंटा आगे है। यानी कि ये आगे जब आपको पता है कि +5 होता है। ठीक है, और देखिए ग्रीनविच में दोपहर दोपहर अगर 12 बजे हैं, यानी कि अगर फ्रेंड्स ग्रीनविच में दोपहर के अगर 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 अंश पूर्व में क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये बेसिक जानकारी पता होना चाहिए कि 15 अंश में कितना होता है, तो 15 अंश में फ्रेंड्स 1 घंटा होता है, 1 आवर। ठीक है, तो 30 अंश में कितना हो जाएगा, तो 30 अंश में 2 घंटा यानी कि 2 आवर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से यानी कि 30 अंश की बात की जा रही है, तो यहाँ से 2 घंटा आगे, तो 12 के बाद क्या बजेगा, 1 बजेगा, फिर उसके बाद 2 बजेगा। तो यहाँ से आपका जो है कि राइट आंसर क्या निकल के आ जाता, ऑप्शन नंबर ए। बस आपको जो है कि ये याद रखना है कि ग्रीनविच का जो टाइम है वो 5.5 घंटा आगे है। तो एग्जैक्ट ये प्रश्न आपके TRE 3 में पूछ लिया गया था। और आगे आप याद रखिए कि जो ग्रीनविच का जो टाइम होता है वो आगे होता है 5.5 घंटा, वो भी प्लस 5.5 घंटा। ठीक है, और ये 15 अंश में जो है कि कितना होता है, तो 1 घंटा होता है, तो उसी प्रकार आप 30 अंश में कितना हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा। ठीक है, और 45 अंश में कितना हो जाएगा, तो उसी प्रकार 3 घंटा। ठीक है, तो ये आप जो है कि बेसिक जानकारी आप रखिए कि 15 अंश में 1 घंटा जो है कि होता है। सॉरी फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ से 59 नंबर का प्रश्न है। ये भी प्रश्न का आंसर हमें एग्जैक्ट नहीं मिला है, लेकिन क्लास 9th में भी 10th में भी मेल्चिंग शब्द का जो है कि प्रयोग आता है। विस्तृत अगर पढ़े होते तो ये भी अगर हम आंसर खोज लेते, लेकिन जो है कि एग्जैक्ट आपको ये प्रश्न नहीं मिला था। ठीक है, लेकिन विस्तृत रूप से जब आप पढ़े रहेंगे तो आराम से प्रश्न को बना लेंगे। तो 59 का जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 59 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे
जैविक पदार्थ की परत से ढकना। ये जो है कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब फ्रेंड्स आपको जो है कि यहाँ से मैंने देखिए टोटल आपके टीआरई 1 में 12 प्रश्न पूछे गए थे, जिनको मैं एग्जैक्ट 8 प्रश्नों का जो है कि प्रूफ के साथ में दिखाया था कि क्लास 7th की एनसीईआरटी, क्लास 8th की एनसीईआरटी और क्लास 10th की एनसीईआरटी से प्रश्न आए हुए थे। तो आप ये जो है कि गलती यहीं पे करेंगे कि 7th 8 और 10th पढ़ लेंगे और बाद में कमेंट करेंगे, चाहे आपके दिमाग में ये होगा कि हम ये पढ़े थे और यहाँ से प्रश्न नहीं आए थे। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ से देखिए टाइम है 3 महीने का, तो 6 से लेकर 10 तक आप जो है कि ज्योग्राफी के सभी बुक्स को पढ़ जाइए। यहीं से यही एक तरीका है ज्योग्राफी में सही प्रश्न करने का। और टीआरई जो है कि टीआरई 4 में तो लगभग ज्योग्राफी के 25 प्रश्न पूछ लिए गए थे। तो ये आपके लिए जो है कि सुनहरा अवसर है, आप अभी से जो है कि पढ़ डालिए। और आपको एनसीईआरटी ही बिल्कुल पढ़ना है। साइंस के लिए सिर्फ आपको क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ना है, और ज्योग्राफी के लिए आपको 6 से लेकर 10 तक पढ़ लेना है, ठीक है। और जो है कि यहाँ से हिस्ट्री के लिए आपको क्लास 8th की पढ़नी है, 10 में से एक चैप्टर और 12 में से एक चैप्टर, ठीक है। और मैथ रीजनिंग आप कमांड बनाए रखिएगा, डेली आप जो है कि प्रैक्टिस करते रहिए। और फ्रेंड्स करंट अफेयर्स के लिए आप जो है कि गौरव सर की मंथली वाली वीडियो डेली एक फास्ट करके देखा करिए। और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा टीआरई 4.0 का, तो वहाँ से आप स्पीडी का ले लीजिएगा, कोई मैगजीन जो आपको अच्छा लगता हो, पिछले 6-7 महीने का पढ़ लीजिएगा। अच्छा फ्रेंड्स आप स्कोर इस एग्ज़ाम में कर लेंगे टीआरई 4.0 में, खास तौर से यहाँ पे 44 नंबर का क्या क्या प्रश्न दिया गया है आपके। ये सभी प्रश्न मैं बता रहा हूँ ज्योग्राफी के टीआरई 3.0 जो री एग्ज़ाम हुआ था पीआरटी का, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो है कि पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं, तो चीड़ के जंगल में। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न आपका पूछा कहाँ से गया है, तो ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया है क्लास 6 के एनसीईआरटी के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 से। यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे, यहाँ से देखिएगा, पर्वतीय ढलानों की प्रायः एक प्रकार का एक वन है जिसे पर्वतीय वन कहते हैं, और यह देखिए पाइन या चीड़ है, ठीक है। तो यहीं से ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था, और इसी में जो है कि पक्षियों की अधिकाधिक प्रजातियां भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से देवदार यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था, तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा बाज, चीड़ के जंगल और झाड़ियों के जंगल, तो चीड़ यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ से 52 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इनमें से जो कि कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोयला, ईंधन और पेट्रोलियम ये तीनों क्या हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे देखिएगा ये कहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो ये फ्रेंड्स आपको जो है कि 2 जगहों से पूछा गया है। सबसे पहले देखिएगा ये है आपकी क्लास 7th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, चैप्टर नंबर 1 है जीवन स्थल यहाँ पे कौन सा चैप्टर है, तो ये है संसाधन चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो यहाँ पे देखिए नवीकरणीय में क्या क्या आएगा, तो देखिए जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग, यहाँ पे देखिए ये है। और देखिए अनवीकरणीय में यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे, देखिए मैं हाईलाइट भी यहाँ पे कर रखा हूँ। देखिए अनवीकरणीय कहलाते हैं, देखिए कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। तो अनवीकरणीय में जो है कि जो ऑप्शन में दिया गया था वो सभी अनवीकरणीय थे, और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा नवीकरणीय है। इसीलिए फ्रेंड्स आपका जो है कि राइट आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर ई हो गया था, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा ये प्रश्न आपका जो है कि टीआरई 3.0 री एग्जाम पीआरटी में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी से भारतीय मानक समय आईएसटी कितना आगे है, तो 5.5 घंटा जो है कि आगे है। ये आपको जो है कि एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा,
ये आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा, ये आपको महेश कुमार बड़वाल के सार संग्रह वाले में भी मिल जाएगा। तो बेसिक प्रश्न है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो ये आपको जो है कि एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। क्लास 6 के एनसीईआरटी में जो है कि पेज नंबर 14 पे जब आप जाएंगे, देखिए भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा आगे है। तो यहीं से ये जो है कि प्रश्न आपका पूछा गया था। और यहाँ से देखिएगा आगे, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। तो राष्ट्रीय उद्यान में जो है कि किनको सुरक्षा दी जाती है, तो जंतु जात को भी दी जाती है, पादप जात को भी दी जाती है, लेकिन यहाँ पे दोनों ऑप्शन में केवल दिया है, तो केवल पादप जात को नहीं दी जाती है और केवल जंतु जात को नहीं दी जाती है, ये बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को दी जाती है राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा। यहाँ पर देखिएगा क्लास 8 के एनसीईआरटी के पेज नंबर जब आप 18 और 19 पर जाएंगे तो देखिएगा यहाँ से राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया जाता है। तो ये भी प्रश्न आपका जो है कि एनसीईआरटी से ही पूछ लिया गया था। और यहाँ से देखिए वो आपका जो है कि कौन सा था, तो ये था आपका जो है कि यहाँ से क्लास 8 की। और क्लास 8 में देखिएगा यहाँ से देखिएगा मैं हाईलाइट भी कर रखा हूँ, वर्तमान भविष्य वर्तमान राष्ट्रीय उद्यान। और ये देखिए ये आपका जो है कि कौन से नंबर का प्रश्न है, तो ये है फ्रेंड्स आपका जो है कि 39 नंबर का। तो 39 नंबर का क्लास 8 की एनसीईआरटी में ये प्रश्न जो है कि दिया गया है संपूर्ण जो है कि। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा आगे, यहाँ से ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है। तो यहाँ से जब मैं थोड़ा सा अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो गैस राख धुआं सब जो है कि ये अंतिम प्रतीक हैं। तो यहाँ से धुआंरे वतिमुख ये आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। और इसी चैप्टर से आपके जो है कि भूकंप के बारे में कल टीआरई 1 में भी प्रश्न पूछा गया था, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्लास जो है कि 7th में भी है और 8th में भी है और 6 में भी है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न था और ये बेसिक प्रश्न है फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपके जो है कि लूसेंट बुक में भी दिया गया है। देख सकते हैं आप, ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक हैं कौन, धुआंरे। देखिए बिल्कुल सटीक, ये आपके जो है कि लूसेंट में भी पूछा गया था। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 69 नंबर का, भारतीय निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है। तो भारत की जो है कि सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। ये आपको जो है कि टीआरई 3.0 री एग्जाम पीआरटी में प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ से ये इसका सोर्स क्या है, तो जाएंगे जब आप फ्रेंड्स क्लास 10th की एनसीईआरटी जियोग्राफी में, तो यहाँ से सबसे पुरानी नहर है क्योंकि इंदिरा गांधी और सबसे लंबी भी है, तो इसीलिए जो है कि ये आपके क्लास 10th की एनसीईआरटी में भी दिया गया। देख सकते हैं आप, इंदिरा गांधी नहर के बारे में क्लास 10th में भी दिया गया है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कौन से प्रश्न का, तो 52 नंबर का, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है। क्योंकि ये 2 बार प्रश्न इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि फ्रेंड्स ये आपके क्लास 10th की एनसीईआरटी में भी दिया गया है। देखिए यहाँ से जो है कि यहाँ से ध्यान से देखिएगा, मैं टीआरई 3.0 पीआरटी भी यहाँ पे लिखा हूँ। देख सकते हैं आप, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये क्या है, अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। और ऊपर जो है कि दिया गया है यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन, यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा नवीकरणीय ऊर्जा योग्य संसाधन। तो बिल्कुल फ्रेंड्स बुक को अगर आप पढ़े रहेंगे तो प्रश्न को बना ले जाएंगे। यहाँ से देखिए, निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना। ये देखिए क्लास 6 के एनसीईआरटी के पेज नंबर 13 पे दिया गया। देखिए यहाँ से बिहार की सबसे पुरानी पहली नदी घाटी परियोजना जो है कि कौन सी है, तो सोन है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपके जो है कि एग्ज़ाम में दामोदर नदी घाटी परियोजना को मान लिया गया था, तो यहाँ से इस प्रश्न को आप जो है कि देख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये देखिए क्लास 12 में हमें मिला था एनसीईआरटी के पेज नंबर 71 में। देखिए इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र, देखिए इंदिरा गांधी नहर जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, भारत में सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है और सबसे पुरानी भी है। तो इसको भी आप जो है कि ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो
देखिए फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे कहेंगे कि सर ये क्लास 12 में दिया गया है, तो हम लोग कौन कौन से क्लास की एनसीईआरटी पीआरटी के लिए पढ़ें जियोग्राफी के लिए। तो आप फ्रेंड्स पढ़िएगा 6 से लेकर आप जो है कि 10 तक जियोग्राफी सिर्फ आप पढ़िएगा, ठीक है। अब आप 12 और 11 के चक्कर में पड़ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इतने में से अगर आप फ्रेंड्स आप अगर 6 से 10 तक पढ़ लेते हैं और किसी एक बुक का सहारा लेते हैं, जैसे महेश कुमार बड़वाल सर की जो वन लाइनर वाली सार संग्रह है, उसमें से जियोग्राफी पढ़ते हैं या तो लुसेंट से पढ़ते हैं, तो आप जो है कि अगर 20 प्रश्न पूछा जाता है आपका जियोग्राफी का, तो आप आराम से 15 या 16 प्रश्नों को बना लेंगे, ठीक है। तो ये आपको जो है कि करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं। तो छितरे हुए जो है कि घास के मैदान, ये सवाना को कहा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप जो है कि देख सकते हैं सवाना के जो घास के मैदान हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे, दूर दूर हैं, ठीक है। दूर दूर छितरे हुए का मतलब फ्रेंड्स एक यहाँ होगी तो एक बहुत दूर दूर पे मिलती है, तो इसी को जो है कि यहाँ पे कहा गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है कि दिया भी गया है। और यहाँ से आपके जो है कि एनसीईआरटी में देखिए उष्णकटिबंधीय घास स्थल, देखिएगा यहाँ से क्या दिया गया है, अफ्रीका में जो है कि सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है, ठीक है। तो ये जो है कि अफ्रीका का जो सवाना घास है इसी प्रकार का है। तो यहाँ पे ये आप जो है कि देख पा रहे होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ेंगे। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है तो दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से। ये जो है कि आपके क्लास जो है कि ये आपके क्लास 11th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 80 पे ये बिल्कुल एग्जैक्ट यही प्रश्न भी दिया गया है ऑप्शंस के साथ में। तो बिल्कुल यहीं से ये प्रश्न आपका पूछा गया था। और ये आपका जो है कि लुसेंट में भी है, तो लुसेंट का सहारा आप जो है कि ज़रूर लीजिएगा, खास तौर से जियोग्राफी और हिस्ट्री के लिए। देखिए यहाँ से पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है तो अपसौर होती है, और निकटतम को उपसौर और अधिकतम को अपसौर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। और ये आपके 11th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 73 पे देख सकते हैं आप। 15 करोड़ 20 लाख दूरी होती है, ठीक है। तो ये जो है कि क्या है, पृथ्वी इस स्थिति को अपसौर, यानी कि देख सकते हैं आप 14 करोड़ और 15 करोड़, जो ज़्यादा है वो अपसौर और जो कम है निकटतम है तो ये इसको क्या कहेंगे, तो उपसौर कहेंगे। तो ये आपका जो है कि लुसेंट में भी है, तो लुसेंट का भी आप सहारा लीजिएगा। और 6 से 10 तक जियोग्राफी आप ज़रूर पढ़िएगा। और यहाँ से देख सकते हैं आप, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 6 का नहीं पढ़ना चाहते हैं तो 6 जो है कि 6 और 7th 8 आप वन लाइनर तौर पे देख लीजिए, उसको देख लीजिएगा वन शूट वीडियो के तौर पे। और 9th और 10th का बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा। देखिए शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में है, तो केरल राज्य में है। ये आपको लुसेंट में भी मिल जाएगा, महेश कुमार बड़वाल सर के सार संग्रह में भी मिल जाएगा। और ये आपके 7th के एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिए केरल को गॉड्स ओवन कंट्री भी कहा जाता है। तो यहीं से ये जो है कि प्रश्न जो है कि पूछा गया था। और यहाँ से आगे हम लोग देखिए, यहाँ से साइलेंट वैली, देखिए पश्चिम घाट में अवस्थित यह स्थल जैव विविधता के लिए जाना जाता है। तो यहाँ से ये प्रश्न आपका पूछा गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। तो विषम इसमें से क्या है, तो विषम इसमें से सहारनपुर है, क्योंकि फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ से जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग हैं वो फ्रेंड्स दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई, वो दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्ग की सड़क परियोजना है, ठीक है। तो इसमें सहारनपुर का कोई जिक्र नहीं है। और ये जो है कि आपका जो है कि एनसीईआरटी में भी दिया गया, किसमें, तो क्लास 10th के एनसीईआरटी में। और आप फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं। तो भारत के जो है कि ये मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा सागवान के जंगल भी पाए जाते हैं। और वैसे तो सबसे ज़्यादा जंगल आपके सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र जो है कि आपका मध्य प्रदेश में ही है, लेकिन सागौन की बात आएगी तो वो भी आपका आंध्र प्रदेश ही, मध्य प्रदेश ही है, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको जो है कि सागौन भी यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं आप सागौन, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखिए क्लास 9th के एनसीईआरटी में भी ये चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो सागौन इन वनों के सबसे प्रमुख प्रजाति है। तो यहाँ से ये आप जो है कि देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए
ये आपका जो है कि एग्जैक्ट आपका किसी भी जो है कि एनसीईआरटी में नहीं मिला, एससीईआरटी में भी नहीं मिला। तो देखिए निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेल नहीं है। तो ये जो है कि भगवान महावीर, ये बिहार, यही जो है कि बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि भगवान महावीर जो है ये आपका जो है कि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, बिहार में नहीं है, ये आपका गोवा में है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे और ये देखिए आपका जो है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं। तो ये प्रश्न जो है कि मैं आपको 2 बार इसलिए बताया हूँ क्योंकि ये आपके क्लास जो है कि 9th के एनसीईआरटी में भी दिया गया है। देखिए पर्वतीय वन, पर्वतीय वनों में देखिए क्या दिया गया है, पर्वतीय वनों में देखिए यहाँ से पर्वतीय वनों में जब थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाएंगे तो देखिए चीड़ और पाइन दोनों एक ही जगह दिया गया है। और मैं यहाँ पे TR 3.0 री एग्जाम PRT PYQs भी यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखिएगा यहाँ से आगे हम लोग जाएंगे यहाँ से ऊपर। तो ये प्रश्न जो है कि कल मैं आपको TRE 1 में बताया था और ये प्रश्न उसमें मैं कल वाली वीडियो में ये कहा था कि ये मुझे एनसीईआरटी में नहीं मिला है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है कि आपका भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये जो है कि मैं आपको कल बताया भी था, ये ए और सी ये दोनों राइट आंसर हैं, इसलिए फ्रेंड्स आपका उपयुक्त में से एक से अधिक जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है कि मुझे कहाँ से ये प्रश्न फ्रेंड्स, ये मल्च वाला, हाँ मल्चिंग वाला, मृदा से संबंधित जो था ये प्रश्न था। और यहाँ पे देखिए पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे घास फूस से ढक दी जाती है, इसे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। तो यहाँ से ये आपका जो है कि कल वाला प्रश्न था जो मुझे कहाँ से मिला, तो क्लास 8th की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 में मिला था। तो अब फ्रेंड्स आप जो है कि यहाँ से TRE 1 के प्रश्नों को कर लिए, TRE 3 के प्रश्नों को कर लिए, रह गया था क्योंकि फ्रेंड्स TRE 2 में कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लिए गए हैं जो कि बिहार स्पेशल के हैं, तो वो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। वो आपको फ्रेंड्स देखिए महेश कुमार बड़वाल सर के ऑनलाइनर में भी मिल जाएगा और फ्रेंड्स वो आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा और बिहार के एससीईआरटी बुक में मिलेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे उन्हीं प्रश्नों को। और ये प्रश्न अगर फ्रेंड्स इनका अभ्यास अगर आप किए रहेंगे तो ये देखिए प्रीवियस ईयर से भी प्रश्न आपके जो है कि एग्ज़ाम में बार बार 1 या 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो है कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर देखिएगा ये TRE 2 के PRT के जियोग्राफी के प्रश्न हैं। और देखिए 86 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है। तो उड़ीसा के फ्रेंड्स स्थानांतरणशील कृषि कौन सी है, तो ये है फ्रेंड्स पोंडू। पोंडू फ्रेंड्स ये है आपकी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि, ये आपको जो है कि एनसीईआरटी में मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। और ये देखिए यहाँ से एनसीईआरटी में दिया गया है क्लास 10th की एनसीईआरटी में, देखिए यहाँ से पोंडू और ये देखिए उड़ीसा में, और उड़ीसा में देखिए पामा डाबी और कोमान और बरीगा, ये भी जो है कि स्थानांतरणशील कृषियाँ हैं। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश में भी पोंडू है, तो आप अपने ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये है आपकी जो है कि क्लास, वो देखिए ये जो हमने ऊपर दिखाया था ये आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी है उसमें से है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए ये आपकी क्लास 8th की एनसीईआरटी जियोग्राफी की, देखिए इसमें भी चैप्टर नंबर 3 कौन सा है, कृषि। तो ये चैप्टर फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्रेंड्स कृषि से 1 या 2 प्रश्न TRE 1 हो, TRE 2 हो, TRE 3 हो, तीनों में 1 या 2 प्रश्न जरूर देखने को मिले हैं। तो आप जो है कि क्लास 10th की एनसीईआरटी जियोग्राफी में एक चैप्टर पढ़ लीजिएगा। और ये देखिए क्लास 8th में देखिए चालवासी पशुचारण, और यहाँ से देखिए ये यहाँ पर भी यहाँ पे दिया गया, देखिए लदांग मलेशिया, और देखिए रोका ब्राज़ील, मिल्पा मेक्सिको मध्य अमेरिका, झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत। तो ये स्थानांतरित कृषियाँ हैं विश्व में। तो ये भी आपके जो है कि क्लास 8वीं के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कृषि, यहाँ पर आपको जो है कि कृषि भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से
ये है आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी जियोग्राफी की। और इसमें तो वैसे सभी चैप्टर महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हम लोग देखिए कृषि एक ऐसा चैप्टर है जिससे फ्रेंड्स एक या दो प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो इन देखिए चैप्टर को आप पढ़ना ना भूलिएगा। और मैं तो जो है कि क्लास 10th की एनसीईआरटी का जो है कि ये सभी चैप्टर भी कंप्लीट करवा दिया हूँ, तो वो वीडियो भी आप जो है कि ज़रूर देख लीजिएगा। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ से टीआरई 2.0 में जियोग्राफी के कैसे प्रश्न पूछे गए थे। देखिए बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो ये बहुत ही चर्चित है, बिहार के जो है कि एग्ज़ाम में ये प्रश्न कॉमन है, ज़रूर आता है। और ये बहुत ही बिहार के एग्ज़ाम में चर्चित पूछे जाने वाला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन होता है। तो वो फ्रेंड्स होता है आपका भागलपुर जिले में। तो भागलपुर जिले में सबसे ज़्यादा जो है कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन होता है, तो वो है हमारा भागलपुर जिले में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा ये 88 नंबर का है। और ये देखिए ये हमें कहाँ पर मिला, तो ये हमें देखिए एनसीईआरटी में नहीं मिला। ये है आपकी क्लास जो है कि 8वीं की बिहार एससीईआरटी की बुक है, ठीक है, जियोग्राफी की। इसमें ये प्रश्न हमें मिला था। तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ से देखिए भागलपुर में सिल्क के कपड़े बनते हैं, ऐसी मेरी भाभी बताती हैं, इस बार संध्या बोली। तो देखिएगा ये रेशम का धागा भी ये, और देखो रेशम का धागा भी कीड़ों से प्राप्त होता है। रेशम के कीड़ों में शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है। ये कीड़े एक प्रकार का रस शरीर से निकालते हैं और कोकून बनाते हैं। इन्हीं कोकून को से रेशम के धागे तैयार होते हैं। तो ये भागलपुर जिला जो है कि आप याद रखिएगा रेशम जो है कि उत्पादन में। ठीक है, तो ये आपका जो है कि प्रश्न था। प्रश्न देख लेते हैं, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो वो है आपका भागलपुर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 79 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए सूर्य है एक, यानी कि सूर्य है एक, क्या ये पीला तारा है कि लाल तारा है कि श्वेत तारा है। तो देखिए फ्रेंड्स जो सूर्य है यह एक जो है कि पीला तारा है। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमें जो है कि एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों में नहीं मिला। ये एक कॉमन प्रश्न है, आपको जो है कि बाहरी जैसे लूसेंट, महेश कुमार बड़वाल सर, इन दोनों बुक्स को आपको दोनों में से कोई एक पढ़े रहेंगे, तो ये सारे प्रश्न बेसिक हैं, आप बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, और यहाँ से देखिएगा ये और फ्रेंड्स देखिए जियोग्राफी के आप जो है कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के जितने प्रश्न हैं, जो बिहार के पीसीएस में सीडीपीओ में जियोग्राफी के प्रश्न पूछे गए हैं, आप जो है कि उनको जो है कि ज़रूर अभ्यास करिएगा, क्योंकि वहीं से डायरेक्ट भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 80 का जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 179 ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो 179 ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ पर ये देखिए आगे कोसी मैदान की समुद्र तल से औसतम ऊंचाई कितनी है। तो ये सारे प्रश्न फ्रेंड्स देखिए बिहार स्पेशल का जब आप कोई क्लास लेंगे वो हम ही कराएंगे, बिहार स्पेशल, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और देखिए जो महेश कुमार बड़वाल सर की जो एक आती है जियोग्राफी की स्पेशल, वो जियोग्राफी की ही आती है, बहुत ही मोटी बुक है। मैं उसमें से जो है कि बिहार स्पेशल के जियोग्राफी के जितने फैक्ट हैं मैं आपको करवा दूंगा एक वीडियो में, वहाँ से आप जो है कि टेंशन मुक्त हो जाइए। यहाँ से देखिए कोसी मैदान की समुद्र तल से औसतम ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स औसतम ऊंचाई है 30 मीटर। ठीक है, तो 30 मीटर यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से देखिए जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है। तो ये भी बहुत ही चर्चित प्रश्न है। अफ्रीका की जो रिफ्ट घाटी है फ्रेंड्स, ये जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र माना जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे प्रश्न भी आपको जो है कि पता होना चाहिए। और ख़ास तौर से फ्रेंड्स आप जिस एग्ज़ाम की जो है कि तैयारी करते हैं, तो उसके पीवाईक्यूज के प्रश्नों को देखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा आगे हम लोग बढ़ेंगे,
और यहाँ से देखिए दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है। यानी कि दो समुदायों के मध्य जो सांस्कृतिक संपर्क होता है वो क्या कहलाता है? तो वो फ्रेंड्स कहलाता है एकल्चरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं 84 नंबर का। बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? यानी कि जो बरौनी तेल शोधक संयंत्र है, देखिए ये सारे जो बिहार स्पेशल की जियोग्राफी में प्रश्न पूछे गए हैं, ये सारे फ्रेंड्स प्रश्न आपके बीपीएससी के पीवाईक्यूज में पहले ही बीपीएससी अपने मेन एग्जाम जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, पीसीएस का एग्ज़ाम होता है बिहार का, ये उन सभी एग्ज़ामों में ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो उनको भी आपको देखना जरूरी है। कम से कम 17वीं बीपीएससी तक आप देख लीजिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि देखिए सीडीपीओ के भी प्रश्नों को देख लीजिएगा। वैसे तो मैं 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 और टीजीटी, पीजीटी, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के सभी जो है कि सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज को करवाने वाला हूँ। आप जो है कि इंतजार करिए 1 या 2 दिन। और यहाँ से देखिए बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये फ्रेंड्स आपके जो है कि बेगूसराय जिले में स्थित है। क्या? तो बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के जो है कि बेगूसराय जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और टेहरी बांध परियोजना संबंधित है। यानी कि ये जो टेहरी बांध परियोजना है ये जो है कि किससे संबंधित है? तो ये फ्रेंड्स संभववादी विचारधारा से संबंधित है। कौन? तो टिहरी बांध जो है कि परियोजना। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है। यानी कि जो बलूचिस्तान है उसमें जो चलवासी होते हैं उनका तंबू को किस नाम से हम लोग कहलाता है? ठीक है, बलूचिस्तान में जो चलवासी का तंबू है वो क्या कहलाता है? तो वो फ्रेंड्स कहलाता है किजसी। ये जो है कि किजसी कहलाता है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात में कैसा परिवर्तन देखने को मिलता है? तो ये आपके क्लास 10th की एनसीईआरटी में इसकी एक झलक आपको मिलेगी। और देखिए यहाँ से जो जनसंख्या घटने से मानव भूमि का अनुपात जो होता है वो घटता है कि बढ़ता है कि स्थिर रहता है, ये भी एक बेसिक प्रश्न है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 89 का जो है कि राइट आंसर क्या है? तो 89 का फ्रेंड्स राइट आंसर है बी, यानी कि जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इससे पहले हम लोग कौन सा प्रश्न देखे थे? शायद 87 नंबर का ना, 87 देखे थे। हाँ 87 देखे थे और 88 हम लोग पहले ही देख चुके हैं क्योंकि वो भागलपुर वाला रेशमी वस्त्र उद्योग वाला। और यहाँ से देखिए 89 नंबर का हम लोग देख लिए, जनसंख्या घटने से मानव भूमि का अनुपात क्या होता है? तो बढ़ जाता है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए ये भी एक लास्ट प्रश्न क्या पूछा गया था, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? देखिए कितना जो है कि बीपीएससी चालाकी से प्रश्न को पूछा है। क्योंकि फ्रेंड्स ये देखिए इसका पहले तो राइट आंसर बीपीएससी माना क्या है? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर, ठीक है, बिहार के मुजफ्फरपुर जो है कि ज़िले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। और फ्रेंड्स देखिए अगर आप गूगल करके देखिएगा तो वाकई में जो है कि इस टाइम पे कौन सा है? तो कटिहार है पहले नंबर पे, फिर उसके बाद खगड़िया है और फिर उसके बाद क्या है? समस्तीपुर है। ठीक है, तो समस्तीपुर है। ठीक है, तो ये देखिए कटिहार, खगड़िया और समस्तीपुर इन तीनों ऑप्शंस में किसी भी ऑप्शन में नहीं है। और इसमें राइट आंसर क्या माना है? मुजफ्फरपुर। तो फ्रेंड्स एक आंकड़ा हमने गूगल करके पाया था कि 2017 और 2016 में जो है कि जो 2016 और 17 में मुजफ्फरपुर में जो है कि मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किया गया था। तो ये 2016 और 17 के आंकड़े के अनुसार किया गया था। और ये प्रश्न आपके जो है कि बीपीएससी में भी
पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपको पता होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इतने ही प्रश्न आपके टीआरई 2.0 पीआरटी में जो है कि ज्योग्राफी के सेक्शन में पूछ लिए गए थे, और ये सारे प्रश्न से आपको जो है कि रूबरू होना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे जो है कि अगले क्लास के साथ। जय हिंद।